हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपका इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस सेकंड, जो कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। ठीक है, आपका एएसी का पेपर अब है, तो यहाँ पे मैं वही आपको पढ़ाने वाली हूँ। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले मैंने ना क्वेश्चन पेपर इसमें अटैच कर दिया है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। जो रेगुलर कोर्स स्टूडेंट है उनका पेपर 1 घंटे 45 मिनट का होने वाला है और 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, पार्ट ए 30 एंड पार्ट बी 20 मार्क्स का। बट जो सोल स्टूडेंट है उनका पेपर 2 hours and 30 minutes का होगा। ये 50 मार्क्स का ही है, लेकिन यहाँ पे ना डिवाइडेशन है, मतलब 30 20 एंड 20 का। अरे नहीं, ये 70 मार्क्स का है। ठीक है, मतलब तुम्हारा जो थ्योरी है वो तो 50 का ही होगा, बाकी 20 तुम्हारा ना प्रैक्टिकल पोर्शन होता है, क्योंकि सोल वालों का ना प्रैक्टिकल नहीं होता, जैसे रेगुलर वालों का इंटरनल चलता रहता है। बाकी ये सारे इसमें इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कि आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए, 2 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी। वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने हैं जब आप पेपर देने जाओ। सैक वैक एईसी का मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ो, क्योंकि कई बार इंस्ट्रक्शन चेंज होकर आते हैं। आप देख सकते हो कि इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आए थे, इवन ट्रू फॉल्स भी आए थे फिल इन द ब्लैंक्स के अलावा, और बहुत सारे क्वेश्चंस थे और केस स्टडी भी थी। यहाँ नीचे ना एक केस स्टडी भी आपको दे रखी है, आई गेस, और नीचे है यहाँ पे, हाँ ये रही, ये केस स्टडी है। ऐसी एक केस स्टडी भी आएगी जो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है एंड देन उसके आंसर आपको देने हैं। देखो 4 4 3 3 मार्क्स के एक एक क्वेश्चन इसमें आ रखा था। अब ये तो हो गया क्वेश्चन पेपर। जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देन आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो मैंने ना इसमें ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप ये पूरी वीडियो कवर कर लेते हैं, दिस इज़ इनफ फॉर योर एग्जाम। अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ और पढ़ना चाहते हो अलग से तो इट्स अप टू यू, आप पढ़ सकते हो, बट ये पूरा आपका सिलेबस कवर करा देगी, इट्स इनफ। तो चलो शुरू करते हैं। पहले ट्रू फॉल्स से शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन आर क्रूशियल कंसिडरेशन टू अवॉइड द एडवर्स इम्पैक्ट ऑन अ कम्युनिटी। ठीक है, तो ये सही बात है। रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा होता है ना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो वहाँ जो लोग होते हैं उन्हें उस जगह से हटा के कहीं और शिफ्ट करते हैं। तो वो ज़रूरी है, मतलब उनको अच्छे से शिफ्ट करना, सिर्फ ऐसे नहीं कि बस हटा दिया, कहीं और ले जाके उन्हें प्रॉपरली इस्टेब्लिश करना ज़रूरी रहता है। देन आता है बिश्नोई ऑफ द राजस्थान आर नॉन फॉर स्ट्रॉन्ग हंटिंग ट्रेडिशन। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बिश्नोई कमेटी है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए बहुत जानी जाती है। देन थर्ड आता है IUNC रेड लिस्ट कैटेगरीज स्पीसीज बैन ऑन देयर इकोनॉमिक वैल्यू। मतलब ये जो कैटेगराइज करती है स्पीसीज को, वो उनकी इकोनॉमिक वैल्यू पे करती है? नहीं, वो इकोनॉमिक वैल्यू पे नहीं करती, वो उनके एक्सटेंशन रिस्क पे करती है, तो ये फॉल्स है। देन द साइलेंट वैली मूवमेंट एम टू कंजर्व द यूनिक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। तो ये सही बात है, इसीलिए हुआ था। वल्चर ब्रीडिंग प्रोग्राम एड्रेस द डिक्लाइन इन वल्चर पॉपुलेशन ड्यू टू बायोलॉजिकल इन्वेशन। तो ये फॉल्स है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल इन्वेशन की वजह से नहीं हो रहा था, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि जो वल्चर की पॉपुलेशन है वो वल्चर क्या करती है, जो भी डेड बॉडीज़ होती हैं उनके ऊपर फीड करती है। अब डेड बॉडीज़ मतलब जो कैटल्स थे, कैटल्स वगैरह, उनके अंदर एक वेटेनरी ड्रग यूज़ हो रहा था डिक्लोफेनिक नाम का, और जिसकी वजह से जो वल्चर्स थी वो मर रही थी। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लैगशिप स्पीसीज एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स। अब फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होती है? देखो, फ्लैगशिप स्पीस ना फेस होती हैं किसी भी चीज़ का, जो मेन फेस होता है ना वो फ्लैगशिप स्पीसीज होती है। ये इन्वायरमेंटल कॉज जैसे कंजर्वेशन कैंपेन के लिए यूज़ की जाती है, बिकॉज ये चार्मास्टिक होती हैं, बहुत ही देखने में सुंदर लगती हैं, वेल नोन होती हैं, और पीपल के इंटरेस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि पांडा, आपने देखा होगा एक WWF IMF पता नहीं WWF के उसमें पांडा जो है वो वहाँ पे फ्लैगशिप स्पीसीज बना हुआ है। ठीक है, अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है? पब्लिक अवेयरनेस एंड इंगेजमेंट। फ्लैगशिप स्पीसीज जो है वो बहुत ही पब्लिक अपील उनका फेस होता है, जैसे टाइगर, पांडा, एलिफेंट, जो कि लोगों की अटेंशन कैप्चर करता है और अवेयरनेस बढ़ाता है एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करता है, जैसे गेंट पांडा जो कि WWF का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सिंबल है। देन फंडिंग, फंड रेजिंग एंड द पॉलिसी सपोर्ट। इनकी पॉपुलैरिटी की वजह से फ्लैगशिप स्पीसीज काफ़ी डोनेशन अट्रैक्ट कर लेती हैं, बल्कि स्पॉन्सरशिप और गवर्नमेंट की अटेंशन भी इन्हें मिल जाती है, जिसकी वजह से जो फंड है वो ईजिली कलेक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल सेव द टाइगर कैंपेन
वो बहुत ज़्यादा फंड इसे मिला था इस कैंपेन को। देन अम्ब्रेला इफेक्ट, फ्लैगशिप स्पीसीज़ क्योंकि फेस होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी बड़े इसे कंजर्वेशन इवेंट का, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एंटायर हैबिटेट है ना वो ही प्रोटेक्ट हो जाता है, तो इसे कहते हैं अम्ब्रेला इफेक्ट। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इंडिया के फॉरेस्ट में टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा था, लेकिन टाइगर के साथ साथ वहाँ डियर, ल्यूपर्ड्स, बर्ड और वाइटल अलग फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी भी प्रोटेक्ट हो रही थी। कल्चर एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, फ्लैगशिप स्पीसीज जो है कई बार कल्चर, स्पिरिचुअल, लॉजिकल एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंट रखती हैं लोकल कम्युनिटीज़ के लिए। मतलब लोकल कम्युनिटीज़ जो है ना ये पूछती हैं और इनका मतलब बहुत ज़्यादा उनका अटैचमेंट इससे होता है। जैसे कि एलिफेंट, इंडिया और अफ्रीका में एलिफेंट जो है वो सिर्फ इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंट नहीं है बल्कि उसका रिलीजियस सिग्निफिकेंट भी है, ठीक है। टूरिज्म एंड इकोनॉमिक वैल्यू, बहुत सारी फ्लैगशिप स्पीसी इको टूरिज्म में भी कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि जो जिसकी हेल्प से जो लोकल कम्युनिटी है और जो लोकल कम्युनिटी है उसे अपलिफ्टमेंट मिलता है, उन्हें इनकम मिलती है, ठीक है। जैसे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इन रणथंभौर और काजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ पे लोग आते हैं टाइगर और राइनोस को देखने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल प्लेड द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन एड्रेसिंग अ एनवायरमेंटल इशू। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या होती है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश की गई थी इंडिया में अंडर द एक्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उन्हें हैंडल करती है, और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज के केस होता है वो भी ये हैंडल करती है। ये एक स्पेशलाइज्ड जुडिशरी बॉडी है जो इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट से ही डील करती है। इसका रोल क्या है? सबसे पहले फास्ट इन्वायरमेंटल जस्टिस, क्योंकि ये सिर्फ इन्वायरमेंटल इश्यूज से ही डील करती है तो ये बहुत ही स्पीडी और स्पेशलाइज्ड जस्टिस हमें प्रोवाइड कर देती है। जनरली 6 महीने के अंदर अंदर पूरा केस जो है वो खत्म हो जाता है और क्विकर रिसोल्यूशन में मिल जाता है। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है यहाँ पे गंगा और यमुना रिवर पॉल्यूशन का, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल राइट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये बोला है कि राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट फंडामेंटल राइट का पार्ट है, फंडामेंटल राइट टू लाइफ का पार्ट है अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी वजह से क्या है कि अब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल एंड इन्वायरमेंटल कंपनसेशन, एनटीए ने पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल लगाया है ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी इंडस्ट्रीज़ या इंडिविजुअल इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं ना उनको अकाउंटेबल हेल्ड किया जा सके। मतलब अगर आप इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हो तो आप पे फ़ाइन लग सकता है, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। और आपने जो भी चीज़ें ख़राब की है ना इन्वायरमेंट में, जैसे पानी गंदा कर दिया, तो उसके लिए आपको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ दैट, ठीक है। प्रिवेंटिंग एंड प्रिकॉशनरी एक्शन, एनटीए बहुत फॉलो करती है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, मतलब कुछ खराब होने से पहले ही वो चीज़ें कंजर्व करने की कोशिश करती है। जैसे कि इसका रोल जो है वो प्रोएक्टिव है, एड्रेस करने के लिए कोई भी पोटेंशियल थ्रेट, मतलब थ्रेट अभी आया भी नहीं है बट आ सकता है, तो ये पहले उस चीज़ को देख लेगी। जैसे एनटीए ने बैन कर दिए थे फायर क्रैकर, क्योंकि खासकर पॉल्यूटेड सिटी में, ताकि क्वालिटी जो है एयर की वो वर्स ना हो। अभी तक ख़राब नहीं हुई है बट उसने पहली बैन कर दी क्योंकि उसका रोल प्रोएक्टिव है। देन मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एनटीए रिव्यू करती है और रेगुलेट करती है जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं माइनिंग, कंस्ट्रक्शन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन के, ताकि ये इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड को मीट करे और कोई भी हार्म ना पहुँचाए। देन आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हैबिटेट लॉस एंड द हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। देखो हैबिटेट लॉस क्या होता है? कंप्लीटली जब आपका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो जाता है, कतई ख़त्म हो जाता है कंप्लीटली, उसे कहते हैं हैबिटेट लॉस। बट हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि आपका एक बड़ा कंटिन्यूस हैबिटेट था जो टुकड़ों में टूट गया है, स्मॉलर और आइसोलेटेड पैचेस में टूट गया है। देन कॉसेस, इसका कॉज होता है अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग। यहाँ पे जैसे रोड, डैम, फेंसेस, सेटलमेंट हो रहा होता है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका? पूरा ही बायोडाइवर्सिटी एरिया अफेक्ट होता है और पूरा लॉस हो जाता है। यहाँ पे आइसोलेशन हो जाता है स्पीसीज़ का, और मूवमेंट जो है, मतलब एक जगह से पूरा फॉरेस्ट कंबाइंड है तो स्पीसीज आराम से मूवमेंट कर पा रही है, बीच में हाईवे निकल गया तो वो ढंग से मूवमेंट वगैरह नहीं हो पाता और जीन्स भी फ्लो नहीं हो पाते। देन स्पीसीज इफेक्ट, इसमें क्या होता है कंप्लीटली स्पीसीज़ जो है उस रीजन से वाइप्ड आउट हो जाती है, बिल्कुल हट जाती है। बट यहाँ पे स्पीसीज़ जो है वो स्मॉल पैचेस में ट्रैप्ड हो जाती है। एग्जांपल, पूरा फॉरेस्ट जो आपने सिटी प्रोजेक्ट के लिए क्लियर कर दिया, इसका एग्जांपल क्या है कि हाईवे जो है आपने फॉरेस्ट के बीच से निकाल दिया। देन नेक्स्ट आता है साइटिंग द एग्जाम्पल ऑफ साइलेंट वैली मूवमेंट इलस्ट्रेट द कॉम्प्लिसिटी ऑफ बैलेंसिंग डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। साइलेंट वैली मूवमेंट को समझते हैं।
देखो साइलेंट वैली मूवमेंट 1970 टू 1980 चला था, ये केरला में हुआ था, केरला इंडिया में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कॉम्प्लिसिटी इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, कि किस तरीके से बैलेंस बना के चलना पड़ता है इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के बीच में। अब इसका बैकग्राउंड क्या था, देखो केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम जो है वो प्रपोज किया था साइलेंट वैली के अंदर, ठीक है। अब इसका एम था कि अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो केरला में। बट जो एरिया था वो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट था जहाँ पे ये बनाना चाहते थे, और वहाँ पे बहुत रेयर स्पीसीज मिलती थी, जैसे लॉयन टेल मकाओ वगैरह यहाँ पे होता था। अब कॉम्प्लिसिटी क्या थी, डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। एक तरफ तो ये कहा जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा कि जो डैम है वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस लेके आएगा और ग्रोइंग इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड मीट करेगा, बट जो कंजर्वेटिव थे उनका आर्ग्यूमेंट था कि ये मतलब इससे बहुत ज़्यादा डैमेज होगा और वो लॉस बिल्कुल इरिवर्सिबल होगा, मतलब वो कभी कैसे भी करके आप उस चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते, एंडेंजर्ड स्पीसीज यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा, शॉर्ट टर्म बेनिफिट एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट। डैम बनने से इमीडिएट इकोनॉमिक बेनिफिट तो मिल रहा था, बट जो अपोनेंट्स थे, जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, वो कह रहे थे कि इससे फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में इकोलॉजिकल डैमेज होगा, बैलेंस खराब हो जाएगा। साइंटिफिक एविडेंस वर्सेस पॉलिटिकल वे। बहुत सारे इकोलॉजिस्ट थे जैसे कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर सालिम अली, जिन्होंने स्टडी करके प्रूफ प्रोवाइड किए थे कि वैली का बहुत ही इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, अगर ये वैली डैमेज हुई तो हमारा पूरा एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाएगा। बट पॉलिटिकल प्रेशर और पब्लिक आउटरेक बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और उनका कहना था कि ये बढ़ना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सके और डेवलपमेंट हो सके, तो इसलिए बहुत ज़्यादा साइंटिफिक और पब्लिक डिबेट हो रही थी। पीपल पार्टिसिपेशन, इस मूवमेंट में लोगों का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा, खासकर एनजीओ, पोएट, राइटर, लोकल कम्युनिटी का और साइंटिस्ट का भी, जिसने ये हाईलाइट किया कि पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्टिविज्म कितनी इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल पॉलिसी को शेप करने के लिए। देन नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस लोकल राइट। ऑल्सो ये जो प्रोजेक्ट था वो ग्रेटर गुड पावर प्रोवाइड कर रहा था, मतलब बहुत अच्छा कर रहा था एक लेवल पे कि हमारा क्या कहते हैं डेवलपमेंट होता, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। बट जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के राइट थे, इकोलॉजिकल नॉलेज को लेके, कल्चर कनेक्शन उनका जो था फॉरेस्ट से, वो सब खत्म हो रहा था, वो बर्बाद हो रहा था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड द बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स, इंक्लूड एग्जाम्पल एंड एनालाइज हाउ दीज प्रोटेक्टेड एरिया कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन ऑफ यूनिक इकोसिस्टम। देखो अब अलग अलग समझते हैं इन्हें। देखो इंडिया जो है वो 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में आती है वर्ल्ड के, और हमारी कंट्री की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच है। हमने बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरिया बनाए हैं जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, ताकि हम इन फ्लोरा, फना और इकोसिस्टम को कंजर्व कर सके। अब पढ़ते हैं नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है ताकि वाइल्ड लाइफ और नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जा सके ह्यूमन एक्टिविटीज से, जैसे गेजिंग, एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है इस एरिया में। यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रिजर्व किया जाता है, उन्हें नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करके। जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है यहाँ पे उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, और डिफॉरेस्टेशन और इंक्रोचमेंट यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ये साइंटिफिक रिसर्च और इको टूरिज्म यहाँ पे हो सकता है, बट स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के अंदर। एग्जाम्पल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सारे इसके एग्जाम्पल है, आप पढ़ लेना। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये वो एरिया है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन उनके नेचुरल हैबिटेट में, बिल्कुल वैसा ही उन्हें हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है जैसे एरिया में वो रहते हैं। और यहाँ पे कम रिस्ट्रिक्शंस हैं एज कम्पेयर टू नेशनल पार्क, और यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड तो हैं बट बहुत ही मतलब कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, जैसे गेजिंग या टूरिज्म अलाउड तो है बट बहुत कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है उन थ्रेटन और माइग्रेटरी स्पीसीज़ को, ठीक है। ये कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, मतलब यहाँ पे कम्युनिटी के लोग आ तो सकते हैं, आसपास के लोग, लेकिन बहुत ही क्या कहते हैं कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ज़्यादा कुछ वो कर नहीं सकते ऐसा। और ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को प्रमोट करता है। सर्व एज अ बफर जोन फॉर एडजॉइनिंग नेशनल पार्क। देन भारत, इसका एग्जाम्पल है भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गुजरात में है। देन बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व लार्ज ट्रैक्ट ऑफ प्रोटेक्टिव लैंड, मतलब बहुत बड़ा लैंड होता है, उसे प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। इसके अंदर कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन होते हैं। कोर जो होता है वो बिल्कुल अंदर वाला होता है, ऐसा होता है, देखो कुछ ऐसा सा, ठीक है।
तो ये सबसे अंदर वाला होगा कोर, फिर यहाँ पे ये इसके बाहर वाला जो होगा वो बफर होगा, और फिर यहाँ पे ट्रांजिशन होगा। कोर में सबसे ज़्यादा रेगुलेशन होगी, बफर में उससे कम, और ट्रांजिशन में उससे कम। ऐसे ये होता है। इसका रोल क्या है कि ये कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करता है। मतलब यहाँ पे कंजर्वेशन तो करा जाता है, बट रिसोर्सेज का यूज़ भी अलाउड होता है, बट सस्टेनेबल यूज़। यहाँ पे रिसर्च, एजुकेशन और मॉनिटरिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी अलाउड है। यहाँ पे लोकल कम्युनिटी को भी आना जाना अलाउड होता है, लेकिन इको फ्रेंडली लाइवलीहुड यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में ये है। देन आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रोवाइड अ ब्रीफ प्रीव्यू ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन एड्रेसिंग अ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। अब देखो, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बहुत ही ज़रूरी है कुछ ग्लोबल इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को टैकल करने के लिए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, ओशन पॉल्यूशन, ट्रांजिट। क्योंकि अगर यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, तो वो ये नहीं देखेगा कि अब जी इंडिया की बाउंड्री ख़त्म हो गई है तो अब अमेरिका की शुरू हो गई है तो वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं डालना। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सब पे इफेक्ट पड़ेगा। कोई एक सिंगल कंट्री जो है इफेक्टिवली से रिजॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है। देन इसके रीज़न क्या है? रीज़न ऑफ इंपॉर्टेंस, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जैसे कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन, प्लास्टिक वेस्ट, इनका मल्टीपल कंट्री पे इफेक्ट पड़ता है, सिर्फ एक कंट्री पे नहीं पड़ता। और इसलिए बर्डन जो है इसका वो इक्विटेबली शेयर होना चाहिए और कलेक्टिव एक्शन लिए जाने चाहिए। देन यूनिफाइड स्टैंडर्ड एंड पॉलिसी, ऑल्सो इंटरनेशनल एग्रीमेंट जैसे पेरिस एग्रीमेंट और कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो बन चुके हैं, ताकि कंट्री इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड को लेके कॉमन स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर ले, इमिशन टारगेट्स को लेके और कंजर्वेशन गोल को लेके, मतलब कॉमन पॉलिसी हो पूरी कंट्रीज में। टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज शेयरिंग, कंट्रीज जो है वो डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे होती हैं, जैसे कि कोई बहुत ही डेवलप्ड होती है, कोई डेवलपिंग होती है, कोई अंडर डेवलप होती है। तो जो भी कंट्री की इनोवेशंस है, जैसे डेवलप्ड कंट्री ज़्यादा इनोवेटिव, उनके पास सॉल्यूशंस हैं टैकल करने के लिए, तो वो अगर दूसरी कंट्रीज़ के साथ शेयर करेंगी तो ईजिली ये प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा सकेगा। और रिसर्च एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी एंड कंजर्वेशन टेक्निक। फंडिंग एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन, कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क्स रहेगा, जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये हेल्प करते हैं कि जो फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट है ना, वो डेवलप कंट्री से दूसरी डेवलपिंग नेशंस को भी जा सके, ताकि इन्वायरमेंटल का जो गोल है वो मीट हो सके। क्राइसिस मैनेजमेंट, नेचुरल डिजास्टर, पैंडेमिक, इन्वायरमेंटल इमरजेंसी, ये इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन इनका होता है, किसी एक कंट्री पे नहीं पड़ता, बहुत सारी कंट्रीज पे एक साथ पड़ता है। तो इसीलिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि WHO है, IPCC है, ये एफिशिएंटली और टाइमली इन डिजास्टर को मैनेज करने में या मिटिगेट करने में हेल्प करती है। देन इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा है कि सक्सेसफुल कोलैबोरेशन कौन कौन से हुए हैं: मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट एंड कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। हम इन्हें आगे डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। देन आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द की इनिशिएटिव एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंट टू प्रमोट द CNG यूजेज, एनालाइज द चैलेंजेस फेस्ड इन अ ट्रांजिशन ऑफ CNG, प्रोवाइड योर ओपिनियन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बीइंग अ फ्यूचर अर्बन मोबिलिटी। अब की इनिशिएटिव लिए गए थे, देखो कंप्रेस नेचुरल गैस प्रमोट की गई थी इंडिया में, ताकि व्हीकुलर इमिशन जो है वो कम किया जा सके, और जो पुराने कन्वेक्शनल मतलब पुराने फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, उन पे डिपेंडेंसी कम हो। ठीक है, अब क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए थे? एक्सपेंशन ऑफ CNG इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ने CNG फिलिंग स्टेशन बहुत सारी सिटीज़ में बना दिए थे, और पेट्रोलियम एंड नेचुरल रेगुलेटरी बॉडी ने बहुत सारी सिटीज़ में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस दे दिया था, ताकि CNG की एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाए। फिर पॉलिसी सपोर्ट थ्रू द ऑटो फ्यूल पॉलिसी, ये क्या था कि अंडर द ऑटो फ्यूल विजन एंड पॉलिसी 2025, गवर्नमेंट ने जो लोग क्लीन फ्यूल यूज़ कर रहे थे, लाइक यूज इन अ ट्रांसपोर्ट एंड द फ्रिट्स व्हीकल, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इंसेंटिव फॉर CNG व्हीकल, CNG व्हीकल जो लोग यूज़ कर रहे थे उन्हें अलग अलग तरह के इंसेंटिव प्रोवाइड किए गए, जैसे रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी उनके लिए रिड्यूस कर दी गई, सब्सिडी दी गई CNG किट में, अगर आप CNG किट लगवाते हो व्हीकल में तो। देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैंडेट, सेवरल सिटीज़ जैसे दिल्ली और मुंबई, वहाँ पे तो ये मैंडेटरी कर दिया था कि जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें CNG ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ मैंडेट की थी CNG इन दिल्ली, ताकि एयर पॉल्यूशन से कॉम्पैक्ट कर सके। गैस एलोकेशन पॉलिसी, priority allocation of domestically produced natural gas to the transport sector as regulated price, making CNG more affordable। CNG को सस्ता कर दिया था ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा CNG का यूज़ करें। अब क्या क्या चैलेंज आ रहे थे? इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन, सबसे पहला क्या था कि CNG स्टेशन बढ़ाए तो थे, लेकिन इतने नहीं थे कि एडिकेट हो, इनएडिकेट थे, और इनकी एक्सेसिबिलिटी भी लिमिटेड थी।
हाई अपफ्रंट कोस्ट, जो कोस्ट था सीएनजी व्हीकल का या कन्वर्ट करना एग्जिस्टिंग व्हीकल को सीएनजी व्हीकल में, उससे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ रहा था। क्योंकि अभी तुमने कोई नई कार खरीदी, गवर्नमेंट बोल रही है कि सीएनजी वाली कार परचेस करो, अब तुम्हारी वो इतनी महंगी कार जो तुमने अभी खरीदी है वो तुम्हें सीएनजी वाली, उसकी जगह सीएनजी वाली लेना है, तो तुम्हारे ऊपर तो बर्डन आएगा ही। लिमिटेड मॉडल अवेलेबिलिटी, सिर्फ कुछ ही व्हीकल की मॉडल, मतलब मॉडल्स बहुत ही कम थे सीएनजी में, जैसे फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट जिनमें आती हो। अब जो हाई क्लास मॉडल हैं वो एकदम से सीएनजी को अलाउड तो नहीं कर रहे होंगे, उनमें सीएनजी तो यूज़ नहीं हो रहा होगा, तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ व्हीकल। फिर टाइम कंजम्पशन, बहुत लंबी क्यू रहती थी, मतलब बहुत लंबी लाइन लगी रहती थी और सीएनजी फिलिंग स्टेशंस पे, और बहुत धीरे धीरे सीएनजी फिल होती थी, जिससे जो लोग थे वो परेशान होकर फिर से पेट्रोल पे आ जाते थे। सेफ्टी कंसर्न, प्रिसीव्ड रिस्क ऑफ फायर एक्सप्लोशन, सीएनजी अगर कहीं पर रखते थे तो वहाँ पे मतलब अगर किट वगैरह आप लगवा रहे हो तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहता था फायर एंड एक्सप्लोशन का। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल एज अ फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी। अब इसके कुछ आर्ग्यूमेंट है जो इसे फेवर भी करते हैं और कुछ आर्ग्यूमेंट है जो इसके अगेंस्ट है। पहला, जीरो टेल पाइप इमिशन, मतलब इससे एयर पॉल्यूशन कम होगा, ये तो सबको पता है, इंपॉर्टेंट, और खासकर जिन जिन सिटीज़ का AQI लेवल बहुत ज़्यादा है उन पे तो और मतलब अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, यहाँ पे मूविंग पार्ट बहुत ही कम रहते हैं, तो इसलिए मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस भी कम आएगी और इलेक्ट्रिसिटी तो चीपर है ही फॉसिल फ्यूल से, ठीक है। देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इम्प्रूवमेंट इन बैटरी टेक्नोलॉजी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्मार्ट मोबिलिटी, वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को ज़्यादा अच्छा बनाएंगी। देन गवर्नमेंट पुश, अब क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इस पे सब्सिडी भी दे रही है, टैक्स एग्जेम्पशन भी दे रही है, तो अच्छा ही है, बेनिफिट ही है, ठीक है। अब इनके चैलेंजेस क्या है? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कैसे ये चार्ज होगी, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल कैसे चार्ज होगा, ये अभी भी बहुत सारे एरिया में अंडर डेवलप्ड ही चल रहा है। हाई बैटरी कॉस्ट, इनकी जो बैटरी आती है ना वो बहुत ही एक्सपेंसिव आती है, तो इसलिए भी ये चैलेंज है। रेंज एनजाइटी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, कंज्यूमर को ना ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि ये नया नई चीज़ आई है, इतना कुछ पता नहीं सबको, तो इसलिए उनके मन में बहुत ज़्यादा एनजाइटी है और अवेयरनेस बिल्कुल है ही नहीं, उन्हें डिटेल ही नहीं पता इस चीज़। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल इन्वेशन। इन पे ना शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, तो समझते हैं बायोलॉजिकल इन्वेशन क्या होता है। ये इसमें क्या होता है कि जो नॉन नेटिव, मतलब जो यहाँ की है नहीं, नेटिव का मतलब क्या होता है कि आप उसी रीजन के रहने वाले हो या आप उसी रीजन के हो, तो जब कोई नॉन नेटिव स्पीसीज एक नए इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस कर दी जाती है और वो वहाँ पे स्टैब्लिश भी हो जाती है, फैल भी जाती है, और जिसकी वजह से जो नेटिव स्पीसीज हैं उन्हें हार्म हो जाता है, वो बेचारी परेशान हो जाती है, तो इसे कहते हैं बायोलॉजिकल इन्वेशन। जैसे इन्वेजन ऑफ नानटाना कैमरा इन अ इंडियन फॉरेस्ट, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लेना, तुम देख ही रहे हो वर्ड कितना हार्ड है। देन एसडीजीसी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये 17 ग्लोबल गोल हैं जो यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किए हैं 2015 में, और इसका एम था कि 2030 तक इन्हें जो है फुलफिल करना है। इसमें ना कई सारे मेजर ग्लोबल चैलेंजेस जो है उन्हें एड्रेस किया गया है, जैसे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पीस एंड द जस्टिस। देन जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक करेक्टरिस्टिक इन अ जेनेटिक मेकअप ऑफ द स्पीसीज, मतलब एक ही स्पीसीज है, उसके अंदर कितने सारे जेनेटिक्स हैं, जेनेटिक करेक्टरिस्टिक है, वही इसे कहा जाता है। अब हम इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे बाद में, अगर आपको यहाँ पे इतना थोड़ा लग रहा है तो मैंने डिटेल में भी इसे बाद में कवर करा है, अभी सिर्फ जस्ट फॉर शॉर्ट नोट और डेफिनेशन अगर आ जाती है तो क्या लिखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। देन स्केयर्ड ग्रुप में क्या होता है कि कुछ फॉरेस्ट या फिर नेचुरल वेजिटेशन जो इसलिए प्रोटेक्ट की जाती है क्योंकि उनका रिलीजियस या कल्चर बिलीफ लोगों में का है उनके ऊपर, उन्हें कहते हैं स्केयर्ड ग्रुप्स, जैसे कि स्केयर्ड ग्रुप ऑफ वेस्टर्न घाट इन इंडिया। देन अर्थ समिट को ऑफिशियली कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो रियो डी जनवरी में हुई थी 1992 में, और एक लैंडमार्क कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे कंट्रीज एक साथ आई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके कमिट करने के लिए और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पे की एग्रीमेंट हुए गए थे, जैसे एजेंडा 21, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड UNFCCC, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू इन्वायरमेंटल एथिक्स गाइड डिसीजन मेकर इन इंश्योरिंग रिस्पॉन्सिबल स्टेटवर्डशिप ऑफ द इन्वायरमेंट, पर्टिकुलरली व्हेन फेस्ड विद डिलेमा सच एज बैलेंसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन। इन्वायरमेंटल एथिकल क्या है? एक फिलॉसफी है जो गाइड करती है किसी भी डिसीजन मेकर को
कि उसे कैसे इन्वायरमेंट में काम करना है रिस्पॉन्सिबली, ताकि वो नेचर को हार्म ना पहुंचाए। ठीक है, ये मॉरल ड्यूटी जो है टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट उसके रिगार्डिंग बताती है कि आपको इन्वायरमेंट को सिर्फ ऐसे नहीं देखना कि वो ह्यूमन के लिए बेनिफिट है तो चलो इन्वायरमेंट बढ़िया है। आपकी कुछ मॉरल ड्यूटी भी है उसको लेके, क्योंकि आप ही यहाँ नहीं रह रहे हो, बहुत सारी और स्पीसीज भी इस इन्वायरमेंट में रह रही हैं, और आपके अलावा फ्यूचर जनरेशन भी अभी आनी है यहाँ पे। देन क्या क्या है, सबसे पहले है प्रमोट द लॉन्ग टर्म थिंकिंग। इन्वायरमेंटल एथिक्स लीडर को इंकरेज करती है कि वो सिर्फ शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन ना देखे, बल्कि लॉन्ग टर्म का इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा वो देखे इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने से। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने सब में लगाया, पढ़ लेना एक बार। एम्पसाइज इंसेंट्रिक वैल्यू ऑफ द नेचर। यहाँ पे एथिकल प्रोस्पेक्ट ये कहता है कि नेचर की खुद की इंसेंट्रिक वैल्यू है, हमें नेचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो ह्यूमन की यूटिलिटी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी खुद की रिस्पेक्ट है, उसकी खुद की प्रोटेक्शन है, नेचर से हम हैं इसलिए। देन encourage inclusive decision making. Ethical environment governance often take stakeholder engagement. मतलब ethical environmental governance हमेशा ये कहती है कि आपको सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं देखना होता है, आपको लोकल कम्युनिटी, इकोलॉजिस्ट और एनजीओ का भी सोच के, मतलब उन लोगों के सजेशन लेके कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी प्रोजेक्ट तभी डेवलप करना है। ठीक है, देन प्रोवाइड अ मोरल चेक अगेंस्ट द एक्सप्लोइटेशन। इन्वायरमेंटल एथिक्स जो है वो मोरल इनकम्पास है, वो कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट को याद दिलाती है कि उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, बल्कि रिस्पॉन्सिबली उनका यूज़ करना है, और ऐसा कोई डैमेज नहीं करना जो इरिवर्सिबल हो, जैसे डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग या पोल्यूशन ऑफ रिवर। सपोर्ट द लीगल एंड द पॉलिसी फ्रेमवर्क। अब एथिकल वैल्यू से इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे लॉज और इंस्टीट्यूशंस ने बहुत सारे लॉज और रेगुलेशंस बने हैं, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना है, कंजर्वेशन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह बनाए गए हैं। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इन्वायरमेंटल मूवमेंट कंट्रीब्यूट टू शेपिंग द पब्लिक अवेयरनेस, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी डिसीजन एंड फॉस्टरिंग अ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो इसका पहला है, देखो इन्वायरमेंटल मूवमेंट ना बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करते हैं किसी भी सोसाइटी का कैसा अप्रोच होगा इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेके समझने में। और इसके तीन के एरिया, पहला अवेयरनेस फैलाना, इन्फ्लुएंस करना पॉलिसी डिसीजन को, और प्रमोट करना सस्टेनेबल प्रैक्टिस। पहला शेपिंग पब्लिक अवेयरनेस, एजुकेशन एंड एडवोकेसी। जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट है ना वो लोगों को एजुकेट करते हैं कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या होता है, और इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, और कितना ज़रूरी है इन्वायरमेंट को कंजर्व करना। आप लोगों को ये जो पढ़ाया जा रहा है ना वो इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि कल के दिन को आप भी यहीं पर रहने वाले हो, आप भी किसी कॉर्पोरेशन में जॉब करोगे, हो सकता है आप अपना बिजनेस डेवलप करो, तो आप इन्वायरमेंट को हार्म ना करो बल्कि प्रोटेक्ट करो, उसकी वैल्यू समझो। देन मोबिलाइजिंग अ सिटीजन। ये जो कैंपेन्स, प्रोटेस्ट या मीडिया होते हैं ना, ये इंडिविजुअल को मोटिवेट करते हैं कि वो एक्शन ले। अगर कोई ख़राब चीज़ हो रही है, कोई इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है, तो वो इको फ्रेंडली हैबिट्स डेवलप करे और उस बंदे के खिलाफ भी एक्शन ले। चेंजिंग माइंडसेट, यहाँ पे कल्चर, ये एक ऐसा कल्चर बिल्ड करते हैं जहाँ पे नेचर की वैल्यू हो, सस्टेनेबिलिटी को अडॉप्ट किया जाए, और पीपल ना कुछ भी खराब करने से पहले, कुछ भी वेस्ट करने से पहले एक बार सोच ले, फिर से सोच ले। इन्फ्लुएंस द पॉलिसी डिसीजन, लॉबिंग एंड एक्टिविज्म। जो इन्वायरमेंटल ग्रुप्स हैं और जो इन्वायरमेंटल ग्रुप्स हैं वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं, इवन कॉर्पोरेशन पे भी प्रेशर डालते हैं कि वो इको फ्रेंडली लॉ बनाए, और इसीलिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं। और ऐसी कॉर्पोरेशन जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करती है, जैसे कि टाटा ग्रुप, उनको बहुत ज़्यादा गुडविल उनकी होती है, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। देन लीगल इंटरवेंशन, मूवमेंट्स ये जो मूवमेंट्स होते हैं ना इतने सारे इन्वायरमेंटल, इनकी वजह से बहुत सारे इन्वायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशन बने, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इतना सब कुछ डेवलपमेंट इसीलिए हुआ है क्योंकि लोग अवेयर थे और उन्होंने उस चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई। ग्लोबल इम्पैक्ट, ये जो मूवमेंट है ये हेल्प करते हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट को भी शेप करने में, जैसे पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, फॉस्टरिंग अ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, प्रमोट द ग्रीन टेक्नोलॉजी। अब ये जो मूवमेंट्स हैं इनकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी का अडप्टेशन, वेस्ट रिसाइकलिंग, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल चीज़ों को इनकरेज किया जाने लगा है। कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, कंपनीज को पुश किया गया है कि वो ग्रीनर बिजनेस मॉडल की तरफ जाएं, ट्रांसपेरेंट रखें अपनी रिपोर्ट रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, और एथिकल प्रैक्टिसेस का ध्यान रखें। कम्युनिटी इनिशिएटिव, लोकल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स
local conservation projects, sustainable tourism and protect the indigenous knowledge about the natural resources and management. देन आता है डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब है कि कितनी तरह की जिंदगियां, वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कितनी तरह की चीज़ें, जीव जंतु यहाँ पे रहते हैं. इसके अंदर डिफरेंट प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, डिफरेंट जीन्स आते हैं, जो एक स्पीसीज़ के अंदर डिफरेंट जेनेटिक्स हैं, वो सब आते हैं. और बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़रूरी है स्टेबल और हेल्दी इकोसिस्टम के लिए. देन आता है लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल है. पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है कि एक ही स्पीसीज है, उसके अंदर कई सारे जीन्स हैं. जैसे क्या है, एग्जाम्पल देखो, डिफरेंट ब्रीड ऑफ डॉग्स और वैरायटी ऑफ राइस. मतलब डॉग्स एक ही स्पीसीज है, उसके अंदर अलग अलग जीन्स है, तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी हो गई. ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी. इसमें ये इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पूरे हैबिटेट में कितने जो स्पीसीज हैं वो रह रही हैं. ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज और पॉपुलेशन साइज. जैसे कि एक फॉरेस्ट के अंदर टाइगर होता है, डियर होता है, मंकी होता है, कितनी सारी बर्ड्स होती है, तो वो अलग अलग स्पीसीज है. ठीक है. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम इन अ गिवन प्लेस. एक प्लेस में कितने तरह के अलग अलग इकोसिस्टम है. इकोसिस्टम क्या है? जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट, वेटलैंड, ग्रासलैंड. तो ये कितने कैसे कैसे एक जगह पे हैं. जैसे कि इंडिया का इकोसिस्टम, जैसे हिमालय है, हमारे यहाँ वेस्टर्न घाट है, सुंदरबन है, थार डेजर्ट है, तो ये हमारी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो.